हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीए में फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम जून 2026 का हमारा जो एसएफएम का पेपर हुआ था उसका हम यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू का आंसर वैसे तो मैंने आपको सेम डे प्रोवाइड करा दिया था जिस दिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर हुआ था, बट इस वीडियो में दोबारा से मैं एक बार डिस्कस करूंगा एमसीक्यू, ताकि कभी भी आपको जून 2026 के क्वेश्चन पेपर का आंसर देखना हो तो आपको एमसीक्यू के लिए अलग वीडियो और डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग वीडियो, अलग अलग वीडियोस ना रेफर करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएफएम का ये जो पेपर आया, एसएफएम का पेपर एज पर पैटर्न ही था। किसी तरीके का पैटर्न में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। सेक्शन ए में एज एक्सपेक्टेड 15 एमसीक्यू आपको दो दो नंबर के देखने को मिल गए थे, और उसके बाद आपको सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 प्रैक्टिकल और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको थ्योरी देखने को मिल गया था। मतलब पेपर के पैटर्न में एज सच कोई चेंज देखने को नहीं मिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी किन्हीं बच्चों को ये एमसीक्यू वाला पोर्शन नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से पूछा गया, और क्वेश्चन था आपका मॉडिफाइड एनपीवी का। जोबोन प्राइवेट लिमिटेड एक्सपेक्ट ए यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो ऑफ ₹12 करोड़ फॉर 5 इयर्स फ्रॉम इट्स प्रोजेक्ट जेडबी। 12 करोड़ रुपए का कैश इनफ्लो, 5 साल की लाइफ, एंड द एक्सपेक्टेड रेट एट विच द सेड कैश फ्लो विल बी री इन्वेस्टेड, क्योंकि मॉडिफाइड एनपीवी में री इन्वेस्टमेंट होता है तो री इन्वेस्टेड 15% रेट पे री इन्वेस्ट होगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 12%। इफ द मॉडिफाइड एनपीवी, आपको मॉडिफाइड एनपीवी गिवन था और प्रोजेक्ट जेड बी 5.905 करोड़ गिवन था। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच द कंपनी विल इन्वेस्ट इन द सेड प्रोजेक्ट, क्योंकि बाकी सब तो गिवन था ही, तो इनिशियल कैश आउटफ्लो मिसिंग था, वो पूछा था। और यहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी गिवन थे 12%, 14% और 15% के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉडिफाइड एनपीवी का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, सर एनपीवी तो एनपीवी है, चाहे वो मॉडिफाइड हो चाहे नॉर्मल हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। हमारे पास क्वेश्चन में मॉडिफाइड एनपीवी गिवन था 5.905, वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यहाँ पे कैलकुलेट किया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की मैं बात करूं तो क्वेश्चन ने हमें कहा कि 12 करोड़ रुपए का कैश इनफ्लो आपको जनरेट होगा 5 साल तक, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आपका 12% का, तो 12 करोड़ रुपए का आपको कैश इनफ्लो जनरेट होगा। 12 करोड़ रुपए का आपको कैश इनफ्लो जनरेट होगा। अब यहाँ पे ये मॉडिफाइड एनपीवी होने की वजह से आप क्या करते हो, इसको री इन्वेस्ट करते हो। किस रेट पे री इन्वेस्ट करते हो? 15% पे, 5 साल के लिए। तो अगर मैं 5 साल के लिए 15% पे री इन्वेस्ट करूंगा तो इसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी 6.742 के अकॉर्डिंगली 12 इंटू 6.742, ये आपकी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे तो आज की वैल्यू पे इसको लाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे 5th ईयर का फैक्टर अप्लाई करूंगा, वो भी 12%। तो 12% 5th ईयर का फैक्टर रहेगा आपका 0.5674। तो सिंपल सी बात है, पहले तो री इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसको फ्यूचर वैल्यू टर्मिनल पे ले जाओ, देन टर्मिनल से आप इसको प्रेजेंट पे ले आओगे, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपका बनेगा 45.905। बस ये वैल्यूज आप लाके यहाँ पे रखोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इनिशियल कैश आउटफ्लो 40 करोड़ रुपए आएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था सी, सी इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने मॉडिफाइड एनपीवी पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका सेंसिटिविटी में से, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल में से। प्रीतम लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट जेड। प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 12 लाख रुपए, लाइफ थी 4 साल की, हर साल का कैश इनफ्लो भी गिवन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट भी 14% गिवन था। आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी बता दिए थे 14% 4 ईयर के 2.9137, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी 18% पे भी बताए थे 4 साल के 2.6667। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द एनुअल कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट जेड। सेंसिटिविटी अगर हमें चेक करनी होती है तो हमें पता है, हमें एनपीवी रखना होता है जीरो, हमें एनपीवी रखना होता है जीरो। तो मैंने एनपीवी का फॉर्मूला यूज किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। एनपीवी रखा जीरो, हमारा
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का फॉर्मूला होता है एनुअल कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी से, और मुझे सेंसिटिविटी एनुअल कैश इनफ्लो की चेक करनी है तो उसको हम यहाँ पे एक्स कंसीडर करेंगे। 14% के फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं 4 साल के, दैट इज 2.9137 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो आपके पास गिवन था 12 लाख रुपए का। बस आपने इसको सॉल्व करना है। इससे आपको पता चलेगा कि अगर मेरा एक्स दैट इज एनुअल कैश इनफ्लो 4,11,847 होगा तो मेरा एनपीवी 0 होगा, जबकि मेरा एनुअल कैश इनफ्लो गिवन कितना है क्वेश्चन में 4.5 लाख रुपए। तो चेंज देख लो कितना है, 4.5 लाख माइनस 4,11,847 डिवाइड बाय 450, परसेंटेज टर्म इट विल कम 8.48%। मतलब हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो 4.5 लाख रुपए चल रहा है, अगर वो 8.48% तक गिरेगा तो हमारा एनपीवी 0 पर पहुंच जाएगा। तो सेंसिटिविटी इसकी 8.48% थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the financial manager of Euro Limited feels that he would rather have a certain inflow of 15,000 in the second year of a project than an inflow of 20,000 with probability of 0.75 and 40,000 with probability of 0.25 respectively। मतलब अनसर्टन की बात करें तो 20,000 की प्रोबेबिलिटी 0.75, 40,000 की प्रोबेबिलिटी 0.25 और सर्टन की बात करें तो 15,000 रुपए का। What will be the CE certainty equivalent coefficient of कैश इनफ्लो। तो क्वेश्चन जानना चाह रहा है सीई क्या है। तो सीई के लिए आप पहले तो सर्टन कैश फ्लो तो गिवन ही है 15,000, अनसर्टन हमने कैलकुलेट कर लिया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 40,000 इंटू 0.25, तो ये कैलकुलेट होके आया 25,000 रुपए। तो सर्टन कैश फ्लो कितना है 15, अनसर्टन कितना है 25। जब आप अनसर्टन कैश फ्लो पे सीई अप्लाई करते हो तो वो सर्टन कैश फ्लो बनता है। तो सीई ऑफ कैश फ्लो निकालने के लिए 15,000 डिवाइड बाय 25,000 कर दोगे, 0.6 जब आप अप्लाई करोगे 25,000 पे तो वो इक्वल टू सर्टन कैश फ्लो 15,000 बन जाएगा। मतलब सीई यहाँ पे कितना है 0.6। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर, सीई 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिक्योरिटाइजेशन में से थ्योरी क्वेश्चन। ओमेगा बैंक लिमिटेड प्लान्स टू सिक्योरिटाइज इट्स पूल ऑफ हाउसिंग लोन्स टू इंप्रूव लिक्विडिटी। द बैंक ट्रांसफर दीज एसेट टू ए सेपरेट एंटिटी दैट इश्यू सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर्स एंड आइसोलेट रिस्क फ्रॉम द ओरिजिनेटर। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंटिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका वो था डी, एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। डी वाज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद फिर से फिफ्थ अपने को यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल गया, दैट इज फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस में से आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का ये क्वेश्चन था। द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक ऑफ रिबन लिमिटेड इन द मार्केट आर गिवन बिलो। आपको यहां पे 6 डेज का प्राइस दे दिया, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। अगर हम चेंजेस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 बारी प्राइस चेंज हम यहां पे एनालाइज कर पाएंगे। व्हाट वुड बी द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई आपको बताना था रिबन लिमिटेड का। तो आरएसआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 अपॉन में 1 प्लस आरएस दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसके लिए 100 माइनस 100 अपॉन में 1 तक तो ठीक है, बट आरएस दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज गेन अपॉन में एवरेज लॉस। तो यहाँ पे चेक करो कि आपको गेन कब कब हुआ। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे 6 रुपए का गेन हुआ, सेकंड आपको यहाँ पे 12 रुपए 56 से 78 22 का भी गेन है। देन 78 से 76 4, ठीक है। देन यहाँ पे 76 से 79 और अकॉर्डिंगली ये देखने को मिल रहा है अपने को, ये 6 रुपए था, ये 22 था, ये -2 रुपए था। 78 से अगर मैं आता हूं 76 पे तो ये 2 रुपीज का लॉस था। यहाँ पे ये 6 रुपए का इंक्रीज था, फिर यहाँ पे 22 का इंक्रीज था, देन 78 टू 76 ये -2 था, देन ये 3 रुपए का आपका पॉजिटिव था, देन यहाँ पे 11 रुपीज का आपका नेगेटिव था। तो ये 5 चेंजेस देखे गए। मतलब अगर गेन की बात करें तो 6 से 22 और 3 ये तीन तो गेन देखे गए।
इसका एवरेज करोगे तो ये 3 गेन देखे गए हैं 5 में, तो डिवाइडेड बाई तो 5 ही करना है, तो 6 प्लस 22 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। सिमिलरली एवरेज लॉस देखना है तो 2 और 11 13 रुपए का लॉस है, 5 दिन का एनालिसिस है तो 13 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 2.38 आरएस, जिसको आप ले जाके यहाँ पे रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम 70.41। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए 70.41। ऑलरेडी एमसीक्यू कर चुके थे हम, बट एक बार इस वीडियो में करवाने का पर्पस केवल ये है आपको अलग अलग वीडियोस रेफर ना करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम बॉन्ड वैल्यूएशन। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड इशूड हाईली रेटेड बॉन्ड्स इन द मार्केट जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए, कैरिंग कूपन का रेट रहेगा 14% पर एनम, विच मैच्योर्स आफ्टर 5 इयर्स। इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली पे होगा, तो 100 का 14% इंटू 6/12 करेंगे, 7 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। If Mr. Xavier an investor require a return of 16% per annum, तो आप सेमी एनुअली जाओगे तो ये भी 8% पर एनम हो जाएगा। What will be the value of the bond if it holds at maturity? तो सिंपल आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करके देना है। यहाँ पे 100 रुपए का आपका बॉन्ड है, 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 14% पर एनम इंटरेस्ट बना, बट सेमी एनुअली होगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 6/12 करोगे तो यहाँ पे 7 रुपए का तो आपका इंटरेस्ट रहेगा हर साल का। फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर हमारे पास यहाँ पे गिवन है 16 है, तो 8% के अकॉर्डिंगली फैक्टर अप्लाई होंगे सेमी एनुअली की वजह से, दैट इज 6.710 प्लस लास्ट में आपको मिलेगी रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, 100 रुपए ही आपको मिलनी है, फेस वैल्यू मिलनी है, और पीरियड जो अप्लाई होगा वो होगा आपका 8%, 10th पीरियड का फैक्टर है 0.463, तो 100 इंटू 0.463, तो इट विल कम 93.27 कैलकुलेट होके आ रहा है। आपका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ फाइनेंशियल एनालिस्ट believes that stock returns are influenced by multiple macroeconomic factors such as inflation, GDP growth, interest rate, then a single market factor. This view is consistent with, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका सी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी वाज द करेक्ट आंसर। तो 8th एमसीक्यू अपने को थ्योरी देखने को मिल गया। इसके बाद फिर से आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया लेवर्ड बीटा में से। एक कंपनी हैज एन इक्विटी बीटा ऑफ 1.2 और डेट इक्विटी का रेशियो है 0.8, मतलब इक्विटी 1 है तो डेट आपका 0.8 है। टैक्स का रेट है नहीं, तो व्हाट विल बी द बीटा ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी? तो इसके लिए सीधा सीधा आपका फॉर्मूला लग जाएगा, एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इनटू ई अपॉन में, दैट इज इक्विटी अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। इक्विटी बीटा गिवन है 1.2, डेट इक्विटी रेशियो है आपका 0.8, मतलब इक्विटी 1 है तो बीटा आपका वो डेट आपका 0.8 है, तो इक्विटी 1 अपॉन में डेट 0.8 प्लस इक्विटी 1, सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा 0.67। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, response to risk generally fall into, response to risk generally fall into risk avoidance, risk transfer, दोनों में ही होता है, तो इसकी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी कंसीडर किया जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 10th एमसीक्यू पूछा गया आपको, ए निफ्टी हैज ए थीटा ऑफ -0.02, if the time to expiration decreases by 1 day only, what is the change in the option price, assuming option का जो प्राइस है वो 1000 है। तो अगर आपने चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है, ऑप्शन प्राइस इंटू थीटा इंटू नंबर ऑफ डेज। ऑप्शन का प्राइस गिवन है 1000, थीटा गिवन है -0.02 और नंबर ऑफ डेज आपने डिक्रीज किया है 1, तो ये -20 आएगा। -20 आने का मतलब डिक्रीज करेगा बाई ₹20। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। तो पहले जो 10 एमसीक्यू देखे गए उसमें आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और थ्योरी आपको कम देखने को मिले, बट इसके बाद आपको थ्योरी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स आर ऑप्शन ऑन पोर्टफोलियो ऑफ अंडरलाइंग एसेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सी, बास्केट। सी वाज द करेक्ट आंसर, बास्केट। 12th क्वेश्चन था आपका, ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन रेजेस शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड इन इंटरनेशनल मार्केट,
by issuing unsecured debt instrument denominated in a foreign currency and placed outside the jurisdiction of any single country. What kind of such instrument are referred? तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका बी था, यूरो नोट्स आर द इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद आपको 13th और 14th फॉरेक्स में से एमसीक्यू देखने को मिल गए थे. ए डीलर ऑब्जर्व स्पॉट मिड रेट रुपी पर यूएस डॉलर 83.65, रुपी पर जीबीपी 102.40, और ये जीबीपी पर यूएसडी नहीं था, ये यूएसडी पर जीबीपी था 1.2270. ही वांट्स टू ट्रेड यूएस डॉलर 10 लाख by USD via GBP at the implied cross rate, then immediately selling USD for INR at the direct rupee per USD rate. What is the approximate arbitrage profit in INR? तो सिंपल इसमें करना क्या था अपने को, इम्प्लाइड क्रॉस रेट यहां पे कैलकुलेट कर लेना था. इम्प्लाइड क्रॉस रेट कैसे कैलकुलेट करते सर, रुपी पर जीबीपी चल रहा था 102.40 और यहां पे यूएसडी पर जीबीपी चल रहा था 1.2270. तो 102.40 डिवाइड बाय 1.2270 करोगे तो आपको रुपी पर डॉलर पता लग जाएगा. सिंपल सी बात है, अगर आप कह रहे हो कि एक जीबीपी में रुपया होता है 102.40 और एक जीबीपी में यूएसडी होता है 1.2270, तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक यूएसडी में कितना रुपया आएगा, 83.4556. और डायरेक्टली यहां पे क्या रेट चल रहा था यूएसडी का रुपी के अगेंस्ट में, 83.65. तो सिंपल सी बात है, आपके पास 10 लाख डॉलर है, 83.65 में आप सेल करोगे और 83.4556 में खरीद लोगे, तो आपको यहां पे फायदा होगा 1,94,400, जिसको राउंड ऑफ टर्म किया जाए एज पर ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, तो 1.94 लाख जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और 14th एमसीक्यू तो इजी था, आपको यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करना था, वो भी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी अप्लाई करके. इंटरेस्ट रेट ऑन इंडियन रुपी 8% पर एनम, पाउंड स्टर्लिंग का 5% पर एनम है. इफ द करंट एक्सचेंज रेट इज रुपी 112 पर पाउंड, व्हाट विल बी द 6 मंथ फॉरवर्ड रेट? तो फॉर्मूला लग जाएगा एफ आर अपॉन में एस आर is equal to 1 plus periodic interest rate rupee divided by 1 plus periodic interest rate pound. FR अपॉन में SR, SR तो गिवन है, स्पॉट रेट तो गिवन है 112 रुपए. इंडिया का रेट चल रहा है आपका 8% पर एनम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08 इंटू 6 अपॉन में 12. और यूएस का नहीं, स्टर्लिंग का रेट चल रहा है 5%, तो 1 प्लस 0.05 इंटू 6 बाई 12. इसको सॉल्व किया तो हमें हमारा FR मिल गया 113.64. ऑप्शन आपका करेक्ट था ए. ऑप्शन आपका करेक्ट था ए. और लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 15. स्टेबल कॉइन्स आर डिजाइन टू मेंटेन ए स्टेबल वैल्यू. ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था बी, बैकिंग द कॉइन विद द रिजर्व ऑफ ट्रेडिशनल एसेट सच एज फिएट करेंसी. ये 15 एमसीक्यू हम ऑलरेडी भी एग्जाम वाले दिन ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करने का पर्पस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको अलग अलग वीडियोस रेफर ना करनी पड़े. मेन जो आज की वीडियो का डिस्कशन है वो क्या है, सेक्शन बी. अगर आप सेक्शन ए के आंसर ऑलरेडी देख चुके थे तो आपके लिए सेक्शन ए हो सकता है फिर से बोरिंग रहा हो कि सर दोबारा से हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं आने वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर फ्यूचर में आप कभी इस वीडियो को रेफर करते हो तो नो डाउट आपके लिए ये वीडियो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि एमसीक्यू इधर उधर नहीं देखने पड़ रहे अपने को. सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका पार्ट एज एक्सपेक्टेड आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन में से देखने को मिला और पार्ट बी भी एज एक्सपेक्टेड आपको लीजिंग में से देखने को मिला. और दोनों ही क्वेश्चन जो थे, दोनों ही क्वेश्चन एक एवरेज लेवल के क्वेश्चन थे. क्वेश्चन नंबर 2A, RSE Limited, an existing manufacturing company, is evaluating a proposal to undertake a new project for the manufacture of pocket video games. The project requires an initial capital expenditure of 750 lakh on fixed asset and an additional rupee 180 lakh towards working capital at the commencement of the project. साथ के साथ अगर हम सॉल्यूशन देखते रहे तो सर सिंपल सी बात है, जब हम इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं तो फिक्स्ड एसेट में 750 का इन्वेस्टमेंट है और वर्किंग कैपिटल में 180 का इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इनिशियल दैट इज जीरो पीरियड में मेरा इन्वेस्टमेंट 930 आ रहा है.
द प्लांट हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 15 लाख यूनिट्स पर एनम की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन हाउ एवर द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द 6 ईयर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल वेरी विद यूटिलाइजेशन ऑफ 40% इन द फर्स्ट ईयर। मतलब 15 लाख का 40%, 6 लाख यूनिट हम बनाएंगे फर्स्ट ईयर में, 70% इन द सेकेंड ईयर, 15 लाख का 70%, 10,50,000 यूनिट्स हम बनाएंगे सेकेंड ईयर में, 90% इन द थर्ड ईयर मतलब 13,50,000, और 100% फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। और लाइफ कितनी है आपके प्रोजेक्ट की? सर लाइफ है हमारे प्रोजेक्ट की 6 साल तक की, तो 4th, 5th और 6th ईयर में आपको 100% कैपेसिटी पे काम करना है। तो सिंपल, जब आप एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट ईयर में 6 लाख यूनिट, सेकेंड ईयर में 10.5 लाख यूनिट, थर्ड ईयर में 90% के अकॉर्डिंगली 13.5, और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में 15-15 लाख यूनिट आप यहाँ पे बनाने वाले हो। द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 220 पर यूनिट। तो जब आप एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हो तो सेल्स लिखोगे सबसे पहले, तो सेल एट द रेट ऑफ 220, 220 इंटू 6 लाख, 220 इंटू 10.5 लाख, 220 इंटू 13.5 लाख, 220 इंटू 15 लाख, 220 इंटू 15 लाख, और ये सेम फिगर्स यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा यील्डिंग ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 50%। तो ठीक है, सेल की फिगर का 50% आप लिख लोगे तो यहां पे आपको सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन फिगर्स पता लग गई है। आप चाहो तो बीच में वेरिएबल कॉस्ट डालना, तो 50% वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते थे। द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड 300 लाख की फर्स्ट ईयर में, 420 लाख सेकेंड ईयर में, एंड 550 लाख पर एनम फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। तो फर्स्ट ईयर में 300 लाख, सेकेंड ईयर में 420, और उसके बाद आपको 550, 550, 550, 550 कंसिडर करना है फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट विल बी चार्ज्ड एट 30% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड फॉर टैक्स पर्पस। सर 30% डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है, और आपकी एसेट कितने की थी? आपकी एसेट थी 750 की, तो 750 का 30% 225। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा फिर से 30%, 157.5। नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा आपका 110.25। नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा आपका 77.18 राउंड ऑफ में। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा आपका 54.02 राउंड ऑफ में, और लास्ट ईयर का आ जाएगा आपका 37.82 राउंड ऑफ में। अकॉर्डिंगली आप अपना ईबीटी पे पहुंच जाओगे, ईबीटी पे पहुंच जाओगे। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो टैक्स का रेट 40% था, तो इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया 40%, और टैक्स माइनस करने के बाद एनुअल कैश इनफ्लो तक पहुंचने के लिए हमें पता है कि हमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना होता है। तो जो ऊपर डेप्रिसिएशन की फिगर माइनस करी थी वो यहां पे ऐड बैक कर दी, ऐड बैक कर दी। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा इट इज फर्दर एस्टिमेटेड दैट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ 120 लाख विल बी रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जो थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो है 110.25, इसमें से आपको वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट कर देना है, वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट कर देना है। ये वाला जो थर्ड ईयर है इसमें आपको वर्किंग कैपिटल में पैसा इन्वेस्ट कर देना है 120 लाख का। बस, बाकी तो कुछ क्वेश्चन में था नहीं। आगे क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ द फिक्स्ड एसेट आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ए साल्वेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू 12% ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो साल्वेज वैल्यू भी यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। 750 की आपकी एसेट थी, तो 750 का 12% 90 लाख आप साल्वेज वैल्यू लिख लो यहाँ पे, 90 लाख आप यहाँ पे साल्वेज वैल्यू कंसिडर कर लो। अब साल्वेज वैल्यू है 90, और आप अगर 750 में से ये सारे के सारे डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपकी एसेट की वैल्यू बचती है बुक वैल्यू 88.23। साल्वेज वैल्यू है 90, बुक वैल्यू है 88.23, तो आपको हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट पे आपको 40% का टैक्स पे करना है, दैट विल कम 0.71। और क्वेश्चन ने बोला है वर्किंग कैपिटल रिलीज के लिए ना भी बोले तो भी हम रिलीज करवाते ही है। एनी फंड इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल आर अज्यूम टू बी रिक्यूब्ड इन फुल अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये लाइन नहीं भी लिखी हुई हो तो भी हम वर्किंग कैपिटल तो रिलीज करवाते ही करवाते हैं। 180 का आपने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, और 120 का यहाँ पे, तो टोटल 300 लाख, तो 300 लाख आप यहाँ पे लास्ट में रिलीज करवा लोगे। और आगे पढ़े। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एनालिसिस एनी बैलेंसिंग चार्ज प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट में बी इग्नोर्ड। इनकम टैक्स में कोई भी बैलेंसिंग चार्ज का जो तरीका होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं करना है।
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है जिसके आपको पास फैक्टर गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है एनपीवी कैलकुलेट करके आपको डिसीजन मेकिंग देनी है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लो पता लग गए, जिसपे हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन थे ये अप्लाई किए 6 साल पे, और अप्लाई करके मल्टीप्लीकेशन करके समअप किया तो ये आया 2160.21। बस इसमें से आपको माइनस कर देना था इनिशियल कैश आउटफ्लो जो कि हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 930 का। तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेट होके आएगा 1230.21, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं देखने को मिला। आपने देखा कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता गया उसी सीक्वेंस में आपको सॉल्यूशन भी देना था। तो एनपीवी का ये जो क्वेश्चन था इसमें मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ पे स्कोर डिडक्ट होना चाहिए। 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आपके यहाँ पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर का 2B जो था दैट इज फ्रॉम लीजिंग क्वेश्चन। एक इजी सा क्वेश्चन था। रोनेक्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग लीज प्राइसिंग फॉर ए हाई एंड इंडस्ट्रियल मशीन। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। इन्वेस्टमेंट आपका 2 करोड़ रुपए का, लीज टर्म 4 साल का, रेजिडुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे 16% की। रोनेक्स लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू डिफरेंट लीज रेंटल स्ट्रक्चर, जिसमें पहला है आपका डेफर्ड लीज रेंटल, मतलब नो लीज रेंट इन द फर्स्ट ईयर एंड इक्वल रेंट इन द लास्ट 3 इयर्स। ये सेम डेफर्ड वाला जो पॉइंट है ये तो आपको इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया था। और सेकंड यहाँ पे दिया गया बैलून्ड। बैलून्ड लीज रेंटल का मतलब है फिक्स्ड रुपी 20 लाख इन द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल में 20-20 लाख रुपए, उसके बाद हायर रेंट इन द लास्ट 2 इयर्स, तो बस वो हायर रेंट निकालना है। डेप्रिशिएशन इनकम टैक्स सब इग्नोर करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 16% की गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड ये थी एसेस द एनुअल लीज रेंटल फॉर ईच स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर का लीज रेंट कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले में क्वेश्चन ने खुद ही क्लियर बोला है इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ का, पहले साल में कोई लीज रेंटल नहीं, और उसके बाद 3 साल तक इक्वल रेंट रहेगा, तो एक्स एक्स और एक्स लीज रेंट रहेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में ही बनाया डेफर्ड लीज रेंट। ईयर 1 में कोई लीज रेंट नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ में सेम रहेगा, तो एक्स एक्स एक्स। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन थे अप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1.936x। इसको इक्वल रख दिया 2 करोड़ रुपए के, तो आपको एक्स पता लग गया 1,03,30,579। मतलब फर्स्ट ईयर में 0, सेकंड ईयर में 1,03,30,579, थर्ड ईयर में भी सेम फिगर और फोर्थ ईयर में भी सेम फिगर यहाँ पे आपको पे करनी है। और बैलून की अगर बात करें, सेम काम आपको बैलून में करना है। सेम स्टेटमेंट की हेल्प ले लो बैलून में भी। फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्वेश्चन ने कहा है 20-20 लाख रुपए रहेगा, और हायर रेंट रहेगा लास्ट 2 इयर्स में। तो लास्ट 2 ईयर का रेंट अपने को नहीं पता तो एक्स एक्स रख दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो ये आया 32.1, ये वैल्यूज आ गई, प्लस एक्स की फॉर्म में 1.193x। बस इसको इक्वल रख दो 2 करोड़ के, तो इसको सॉल्व किया तो एक्स आया 1,40,73,764। तो पहले 2 सालों में 20-20 लाख रुपए रहेंगे, और थर्ड और फोर्थ ईयर में 1,40,73,764 का लीज रेंट आपको पे करना था। क्वेश्चन की पहली डिमांड यही थी। सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो एडवाइज विच स्ट्रक्चर इज सुटेबल इफ इनिशियल कैश आउटफ्लो इज अनसर्टन और नॉट फिक्स्ड। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में जब ये क्वेश्चन दिया था उसमें भी लिखा हुआ था। तो सेम आंसर आपने लिखना था कि अगर आपको इनिशियली कैश फ्लो को लेकर श्योरिटी नहीं है तो आपको डेफर्ड के लिए जाना चाहिए। क्लियरली मैं बात करूं, जब आप श्योर ही नहीं हो कि मुझे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पैसा आएगा, तो ये 20-20 लाख रुपए पे कहां से करूंगा, तो मुझे क्या करवा लेना चाहिए, डेफर्ड ऑप्शन अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था सेकंड पॉइंट का वो था डेफर्ड ऑप्शन में आपको जाना है। तो 7 मार्क्स के लिए ये छोटा क्वेश्चन था, जो हो सकता है विद इन 5 to 7 मिनट्स आपने इसको सॉल्व कर दिया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एज एक्सपेक्टेड आपको इवेल्युएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल का क्वेश्चन देखने को मिला, और पार्ट बी जो है वो आपको इक्विटी वैल्यूएशन का देखने को मिला, जो कि एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यही पैटर्न हमारे एग्जाम का चल रहा है और इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी यही पैटर्न फॉलो किया भी था। क्वेश्चन नंबर 3A, A Stratowear Limited, a company engaged in developing smart wearable technology, is evaluating two mutually exclusive project। प्रोजेक्ट के नाम है एक्स और वाई। इस प्रोजेक्ट रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख का, 3 साल की लाइफ है।
The cash inflow of both projects are influenced by two independent factors, namely market demand high होगी या low होगी and technology performance efficient या inefficient. The joint probability of high demand with efficient performance is 0.30 and high demand with inefficient performance is 0.20. Similarly, low demand with efficient performance 0.25 and low demand with inefficient performance 0.25. तो जिस तरीके से ऊपर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी बताई, उसी कॉम्बिनेशन में आपको नीचे जाके कैश इनफ्लो भी बताए. द कॉरेस्पॉन्डिंग एनुअल कैश इनफ्लोज अंडर ईच कॉम्बिनेशन आर एज फॉलोज: हाई मार्केट डिमांड विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस, हाई मार्केट डिमांड विद इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस, लो मार्केट डिमांड विद एफिशिएंट परफॉर्मेंस और लो मार्केट डिमांड विद इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस. तो प्रोबेबिलिटी मैं यहीं पे लिख दूं तो 0.30, 0.20, 0.25 एंड 0.25 यहीं पे दे देते. दोनों का यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स और वाई का यहाँ पे कैश फ्लो बता दिया है इन सारी सिचुएशंस में. आगे कहते हैं द सीवी फॉर प्रोजेक्ट एक्स इज 0.28 और वाई का सीवी रहेगा 0.40. बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल द एप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट 11% रहेगा प्रोजेक्ट एक्स के लिए और वाई के लिए आपको यहाँ पे 14% का रेट लेना है. तो उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बता दिए. 11% पे 3 साल के फैक्टर 2.444 और 14% पे 2.322. द मैनेजमेंट इज रिस्क अवेयर्स एंड एम्स टू सिलेक्ट ए प्रोजेक्ट दैट ऑफर एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. आपको यहाँ पे 4 रिक्वायरमेंट पूछी गई, जिसमें सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो कैलकुलेट करके देना है एक्स और वाई का. तो 18 लाख इंटू 0.3 प्लस 14 लाख इंटू 0.2 प्लस 12 लाख इंटू 0.25 प्लस 8 लाख इंटू 0.25 करोगे, आपको प्रोजेक्ट एक्स का एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो पता लग जाएगा. दैट विल कम 13,20,000. सिमिलरली वाई का कैलकुलेट हो जाएगा 22 लाख इंटू 0.3 प्लस 15 लाख इंटू 0.2 प्लस 10 लाख इंटू 0.25 प्लस 6 लाख इंटू 0.25. ये आ जाएगा आपका टोटल 13,60,000. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में आपको एनालाइज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लो यूजिंग द गिवन सीवी. आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके देना है. तो सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. तो अगर आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करोगे? सीवी को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एक्स और वाई दोनों का हमारे पास सीवी गिवन था 0.28 और 0.40 और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 13,20,000 और 13,60,000. तो ये आ जाएगा 369,600 और ये आ जाएगा आपका 5,44,000. दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन ने कहा अब एनपीवी कैलकुलेट करके दे दो दोनों प्रोजेक्ट का. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ ही चुके थे. तो एनपीवी का फॉर्मूला वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो था 13,20,000 एक्स का और इसके फैक्टर थे 2.444. तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया माइनस माइनस ये आ गया 32,26,080 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो दोनों का ही सेम है 30 लाख का. तो एनपीवी आ गया 226,080. सिमिलरली वाई में जाते हैं तो 13,60,000 आपका एनुअल कैश इनफ्लो. इस पे 14% के फैक्टर अप्लाई करने थे तो 2.322. ये वैल्यू आ गई 31,57,920 जिसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो 30 लाख माइनस किया तो 157,920. दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. और फोर्थ में क्वेश्चन ने कहा रिकमेंड विच प्रोजेक्ट स्ट्राटोवियर लिमिटेड शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न. अगर हम रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे बात करें तो सर आप यहां पे देख सकते हो स्टैंडर्ड एविएशन. स्टैंडर्ड एविएशन स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो एक्स का कम है. स्टैंडर्ड एविएशन एक्स का कम है मतलब रिस्क कम है. और यहां पे अगर आप एनपीवी की बात करोगे तो एक्स का एनपीवी ज्यादा है. तो बस और क्या चाहिए आपको? तो स्टैंडर्ड एविएशन कम है एक्स का और एनपीवी ज्यादा है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये फेवरेबल है. तो ऑफ कोर्स हम प्रोजेक्ट एक्स को यहां पे सिलेक्ट करेंगे. तो इस तरीके से ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आपको देना था क्वेश्चन नंबर 3A. और क्वेश्चन नंबर 3B जो था इक्विटी वैल्यूएशन में से ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था. आप ऑलरेडी मल्टीपल ग्रोथ मॉडल पढ़ के जाते हो
और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। जेनिथ सिस्टम लिमिटेड हैज रिसेंटली पेड ए डिविडेंड ऑफ 3.60 पर शेयर। पेड लिखा हुआ है तो ये डी जीरो है, पेड लिखा हुआ है तो ये डी जीरो है, तो डी जीरो था आपका 3.60। The company follow a policy of retaining 40% of its earning and has a return on equity of 15%। तो अगर आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना पड़े तो आप B इंटू आर कर सकते हो। B इज द रिटेंशन रेशियो, R इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 40% इंटू 15%, मैंने एक साइड में ये ग्रोथ कैलकुलेट करके छोड़ दिया था 6%। इसका यूज बताता हूं अभी कहां पे होना है। ड्यू टू एक्सपेंशन प्लान द कंपनी एक्सपेक्ट डिविडेंड टू ग्रो। पहले तो क्वेश्चन ने ग्रोथ रेट खुद ही बता दी थी, 12% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। पहले 2 साल तो ग्रोथ 12% रहनी है, लेकिन इसके बाद आफ्टर विच द ग्रोथ रेट, दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट भी आप इसको बोल सकते हो, विल स्टेबलाइज बेस्ड ऑन इट्स रिटेंशन पॉलिसी। इसके बाद ये रिटेंशन पॉलिसी पे आ जाएगी, और रिटेंशन पॉलिसी पे ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो 6%। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो 12% है, बट थर्ड ईयर से ये कांस्टेंट होके 6% हो जाएगा। तो 3.6 को पहले साल में 12% से बढ़ा दिया, सेकंड ईयर में भी 12% से बढ़ा दिया, और थर्ड ईयर में 6% से बढ़ा के डिविडेंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का कैलकुलेट यहां पे कर दिया था। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% के है, जिसके आपको फैक्टर कंसीडर करने हैं। द करंट ईपीएस ऑफ द कंपनी इज ₹6। अभी अर्निंग पर शेयर चल रहा है 6 रुपए का, एंड शेयर ऑफ कंपेरेबल कंपनीज आर ट्रेडिंग, एवरेज पी चल रहा है 14 का। आपको क्वेश्चन में 12 और 15% के फैक्टर गिवन है, बट हमारे लिए 12% की रेलिवेंट है। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी एसेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर यूजिंग मल्टी स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। मल्टी स्टेज तो वैसे ही दिख ही रहा था, क्योंकि ग्रोथ रेट आपके चेंज हो रहे थे। अब मल्टी स्टेज में मैं कैलकुलेशन करते हुए कुछ इसी तरीके से करवाता हूं। ईयर 1 2, 2 सालों में आप डिविडेंड रिसीव कर लोगे कितना कितना, 4.032 और 4.516। मैं टेबुलर फॉर्म में ही कराता हूं। आपने अगर अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाला है, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर निकाला है, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में दोनों को ऐड करके आप दिखा देते हो। देन थर्ड ईयर में जब ग्रोथ रेट आपका स्टेबलाइज हो जाता है तो हम P2 कैलकुलेट किया करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है D3 अपॉन में KE माइनस Z3। D3 हमने कैलकुलेट कर लिया था, KE क्वेश्चन में 12% गिवन है, और ग्रोथ हमने थर्ड ईयर का कैलकुलेट कर लिया था। इससे P2 आ गया 79.78। तो P2 ले लिया यहाँ पे 79.78। 12% के फैक्टर लिखे, मल्टीप्लाई करके समअप किया, तो हमें हमारा आंसर मिल गया 70.7846। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट आंसर, इंट्रिंसिक वैल्यू। सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इजी था। क्वेश्चन का एनालाइज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर। तो करंटली आपका ईपीएस 6 था और पीई 14 था, तो 14 इंटू 6 84 आपका करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होके आ जाता। तो काफी छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिला आपका इक्विटी वैल्यूएशन में से 7 मार्क्स का। ये भी आपका विद इन 5 to 7 मिनट्स क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो गया होगा, मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है वो तो बॉन्ड वैल्यूएशन का एक इजी क्वेश्चन देखने को मिला। पार्ट बी भी इजी था, म्यूचुअल फंड में से ये क्वेश्चन देखने को मिला। जहां पे मैं इजी बोल रहा हूं, देखो इजी का मतलब ये है, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से करा हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी देखो क्वेश्चन इजी कुछ भी नहीं होता, जब तक हमें वो नहीं आता हमारे लिए वो इजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4A, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी याद दिला दूं कि आपके सामने ये जो मैं नोट्स दिखा रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, इसका अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। जब आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे, आपको बॉटम में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें आपने स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर में काफी सारे कोर्सेज है, फाइंड आउट करने के लिए आप सर्च में अगर पीडीएफ लिखेंगे तो आपको एक कोर्स मिल जाएगा, वहां पे पीडीएफ ऑफ एमसीक्यू, एमक्यूपी, रिवीजन, सजेस्टेड आंसर, आपने उस फोल्डर के अंदर जाना है। वहां पे जब आप जाएंगे तो कंटेंट में आपको 2 फोल्डर दिखाई देंगे, सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर। आप बात कर रहे हैं एसएफएम की, तो हमें सीएमए फाइनल में जाना है, और सीएमए फाइनल में वहां पे आपको सजेस्टेड आंसर देखने को मिल जाएंगे, एसएफएम के भी और एचसीएम के भी। क्वेश्चन नंबर 4A, ग्रीन वोल्ट पावर लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन ए कॉर्पोरेट बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू है 1000, कैरिंग ए कूपन रेट है 9% पर एनम, तो 90 रुपए का इंटरेस्ट हो गया एनुअल बेसिस पे। द बॉन्ड हैज ए मेच्योरिटी ऑफ 6 years
रिडम्पशन वैल्यू है 1060, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहने वाला है यहाँ पे 12% पर एनम का, while the bonds current market yield to maturity is 10% पर एनम। करंट YTM इनका चल रहा है 10% का मार्केट का। हमारे पास यहाँ पे पीरियड गिवन है 4, 6, 8, 12 और यहाँ पे फैक्टर भी आप देखोगे 5, 6, 10 और 12% पे गिवन है। क्वेश्चन की डिमांड है एसेस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ इट होल्ड एट मेच्योरिटी। तो सिंपल 1000 रुपए का 9%, 90 रुपए का तो हर साल हो जाना है इंटरेस्ट, 1 से लेकर 6 साल तक, और मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो आपको 6th ईयर के एंड में रिडम्पशन वैल्यू मिल जानी है 1060 रुपए की। एनुअली ही है तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, उसी के फैक्टर अप्लाई हो जाएंगे। 12% का एन्युटी फैक्टर अप्लाई हो जाएगा 6 साल के लिए 4.1114 इंटरेस्ट की वैल्यू पे, और ये जो रिडम्पशन वैल्यू है ये सिंगल वैल्यू है तो 12% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अप्लाई हो जाएगा 6 पीरियड का 0.5066। बस इसको मल्टीप्लाई करके सम अप करोगे आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड तो पता लग गई। इसके बाद क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में कहा एसेस करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अगर आपको करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो जो करंट YTM चल रहा है मार्केट का वो कंसीडर कर लो। तो अकॉर्डिंगली 10% के एन्युटी फैक्टर अप्लाई कर लो 4.3552, और जो रिडम्पशन वैल्यू है उस पे अप्लाई हो जाएगा 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.5645। बस मल्टीप्लाई करके सम अप करोगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस भी पता लग जाएगा 990.338। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट है एनालाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू करली विद द मार्केट प्राइस, दोनों निकाल के बैठे हम, टू डिटरमाइन वेदर द बॉन्ड इज अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड। तो सिंपल सी बात है हमारे अकॉर्डिंगली इस बॉन्ड की वैल्यू 907.022 होनी चाहिए थी, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है 990.338। तो ये क्या है, ये ओवर वैल्यूड मार्केट प्राइस चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया म्यूचुअल फंड में से, एक बेसिक क्वेश्चन ही था म्यूचुअल फंड का। मिस किंटू, ए हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर, हैज इन्वेस्टेड इन 2 म्यूचुअल फंड स्कीम। स्कीम के नाम है ग्रोथ फंड और डायनेमिक फंड। While reviewing his portfolio, he observed that both funds have shown significant changes in their net asset value over the past year. However, he is concerned about evaluating their performance on a risk-adjusted basis rather than relying only on absolute return. So, growth fund follow a conservative investment strategy with lower volatility, whereas dynamic fund adopt an aggressive strategy with higher exposure to market risk. The prevailing T bill का जो रेट है 6% per annum, that is the risk free rate. The following information is available. आपको NAV at beginning, NAV at end, डिविडेंड पर यूनिट, स्टैंडर्ड एविएशन और बीटा बता दिया था, ग्रोथ और डायनेमिक दोनों का। क्वेश्चन की पहली डिमांड सिंपल थी, असेस द रिटर्न जनरेटेड बाय ईच फंड। अगर आपके पास NAV at end है, NAV at beginning है, डिविडेंड पर यूनिट है, तो बहुत इजीली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NAV at end प्लस डिविडेंड माइनस NAV at beginning डिवाइडेड बाय NAV at beginning इनटू 100 करके बहुत इजीली हम यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते थे। 58 माइनस 50 प्लस 2 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। सिमिलरली 52 प्लस 3 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो आपका यहाँ पे रिटर्न आ गया ग्रोथ फंड का 20% और डायनेमिक का 37.5% का रिटर्न आ रहा था। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन ने कहा एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच फंड यूजिंग द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो में फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। ग्रोथ में अगर आप जाते हो तो रिटर्न आपने निकाला 20, रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में गिवन था 6% और इसका स्टैंडर्ड एविएशन है 8, ये आ गया 1.75। डायनेमिक का आपने रिटर्न निकाला 37.5, रिस्क फ्री वही 6 है और स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है 14, तो ये आ गया आपका 2.25। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में एनालाइज करना था, तो सिंपल सी बात है शार्प रेशियो जो है चलो ठीक है, शार्प रेशियो हमने एनालाइज कर दिया। इसके बाद ट्रेन्योर, एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच फंड यूजिंग द ट्रेन्योर। ट्रेन्योर में कुछ नहीं, बस आपको बीटा लेना होता है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, 20 माइनस 6 14 आ जाएगा और ये 37.5 माइनस 6 31.5 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई करते वक्त बीटा लेना है जो कि 0.85 और 1.6 है, 0.85 और 1.6 है, तो ये आ गया 16.47 और 19.69।
फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन का एडवाइज करो विच फंड शुड बी प्रेफर्ड बेस्ड ऑन शार्प एंड ट्रेन्योर रेशियो। शार्प और ट्रेन्योर के बेसिस पे कौन से आपको कंसीडर करने हैं। तो ऊपर होती है रिटर्न, तो यहां पे रिटर्न ज्यादा है 2.25 डायनेमिक में, और यहां पे भी डायनेमिक में ज्यादा है, तो जिसका रेशियो ज्यादा होता है दैट इज कंसीडर्ड। तो डायनेमिक जो है दैट इज प्रेफर्ड। बस ये छोटा सा आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 बी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा ही इजी था, बॉन्ड का पार्ट भी इजी था और म्यूचुअल फंड वाला पार्ट भी सही था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा पोर्टफोलियो में से। क्वेश्चन नंबर 5 पोर्टफोलियो, क्वेश्चन नंबर 6 डेरिवेटिव एंड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम फॉरेक्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। Mr. Rohan, a portfolio manager is evaluating two investment opportunities, stock A or stock B. To assess their performance relative to market risk, he wants to determine whether these securities are fairly priced based on their risk return characteristics. हमारे पास यहाँ पे दोनों का डेटा गिवन था स्टॉक ए और स्टॉक बी का। कोवेरियंस गिवन था, वेरियंस मार्केट का गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है। द निफ्टी हैज yielded as रिटर्न ऑफ 15% मार्केट रिटर्न पता लग गया। एडिशनली टी बिल रिस्क फ्री रेट आपको पता लग जाएगा। कहते हैं टी बिल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 कैरीज ए कूपन रेट ऑफ 6.75% पर एनम, लेकिन करंटली 108 का चल रहा है। तो आप यहां से अपना रिस्क फ्री रिटर्न यहां पे कैलकुलेट कर लोगे 6.75 डिवाइडेड बाई 108 करके 6.25% यहां पे आपका रिस्क फ्री रेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, एनालाइज बीटा ऑफ ईच स्टॉक। जब आपके पास कोवेरियंस और वेरियंस गिवन है तो बीटा का तो सीधा सीधा ही फॉर्मूला लग जाएगा, कोवेरियंस डिवाइड बाय बीटा, वो कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस मार्केट। ए में आ जाएगा 0.020 डिवाइड बाय 0.016 1.25, और बी में आ जाएगा आपका 0.028 डिवाइड बाय 0.016 दैट विल बी 1.75। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी एसएस एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग सीएपीएम फॉर ई स्टॉक। सीएपीएम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएफ हमने कैलकुलेट कर लिया था 6.25% का, बीटा हमने कैलकुलेट कर लिए थे 1.25 और 1.75। आरएम निफ्टी का रिटर्न गिवन था आपके पास 15% का, और आरएफ हमारे पास था 6.25। इसको सॉल्व किया तो 17.1875% और 21.5625% आया। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट थी, बताओ हर स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। स्टॉक ए का हमारे पास जो गिवन रिटर्न था वो था 19%, जबकि हमने सीएपीएम के अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेट किया है वो है 17.1875। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका गिवन रिटर्न ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट में प्राइस कम है, तो ये अंडर वैल्यूड है। सिमिलरली बी का गिवन रिटर्न था 20%, जबकि हमारा कैलकुलेट हो क्या है 21.5625। तो गिवन रिटर्न अगर आपका कम है तो इसका मतलब मार्केट में प्राइस चल रहा है ज्यादा, तो ये ओवर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है। बस ये तीन ही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सिंपल सा था। बट इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 बी जो था उसमें हल्का फुल्का सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 बी भी इजी था, पोर्टफोलियो का क्वेश्चन तो इजी ही था। क्वेश्चन नंबर 5 बी जो था वो भी ठीक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ऑन 1 अप्रैल 2024 डेटा कैपिटल लिमिटेड इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनीज। अल्फा मोटर 10 रुपए का शेयर है, बीटा वेयर हाउसिंग लिमिटेड 5 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर हमने खरीदे हैं 800-1200। परचेज कॉस्ट भी हमें बता दी यहाँ पे 32,000 और 60,000। तो 32,000 डिवाइड बाई 800 और 60,000 डिवाइड बाई 1200 करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने किस प्राइस पे कैलकुलेट किया। तो ए हमने खरीदा है 40 रुपीज में और बी हमने खरीदा है 50 रुपीज के अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अल्फा मोटर लिमिटेड डिक्लेयर्ड ए 30% डिविडेंड इन अगस्त 2024। 10 रुपए का 30%, 3 रुपए का डिविडेंड। while बीटा वेयर हाउसिंग लिमिटेड डिक्लेयर्ड ए 40% डिविडेंड इन अक्टूबर 2024। 5 रुपए का 40%, 2 रुपए। एज ऑफ 31 मार्च 2025 मार्केट प्राइस हो गए 43 हो गया अल्फा मोटर्स का और 58 हो गया बीटा वेयर हाउसिंग का। एक बार मैं यहीं पे रुक जाता हूं और क्वेश्चन की डिमांड देखता हूं। तो क्वेश्चन की पहली डिमांड यही कहती है कि आपको एवरेज रिटर्न 24-25 का बताना था।
तो जो फॉर्मूला आपने अभी अभी ऊपर अप्लाई किया था म्यूचुअल फंड में एनएवी वाला, वैसा ही फॉर्मूला आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि हो जाएगा यहाँ पे सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, या फिर ये रहा सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू कर लो, या मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग कर लो, एक ही बात है। तो मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगिनिंग प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस एट बिगिनिंग इनटू 100। अगर एक ही बात करें तो प्राइस एंड में हो गया 43, हमने खरीदा था 40 में, प्लस डिविडेंड है 3 रुपए का, डिवाइड बाय 40 इंटू 100 करोगे, रिटर्न आएगी 15% की। जो बी है उसका प्राइस हो गया 58 का, तो 58 हमने खरीदा था 50 में, तो माइनस 50, डिविडेंड मिल गया था 5 का 40%, 2 रुपए, डिवाइड बाई 15 टू 100 करेंगे, 20% रिटर्न आ गई। क्वेश्चन की पहली डिमांड बस यही थी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ ले नेक्स्ट ईयर का। तो ऑन 1 अप्रैल 2025 इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट प्रोजेक्टेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 अल्फा मोटर लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 80%, मतलब 8 रुपए 10 का 80%, while बीटा वेयर हाउसिंग लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 100%, मतलब 5 का 100%, 5 रुपए, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू। प्राइसेस क्या होंगे? तो द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइसेस एज ऑन 31 मार्च 26 एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज आर। तो यहां से आप एक्सपेक्टेड प्राइसेस कैलकुलेट कर सकते हो। 44 इंटू 0.3 प्लस 48 इंटू 0.4 प्लस 50 इंटू 0.3 करोगे, आपको 2026 के एंड का एक्सपेक्टेड प्राइस पता लगेगा 47.4 ए का। सिमिलरली 58 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 60 इंटू 0.4 प्लस 63 इंटू 0.3 करोगे, तो आपको यहाँ पे 60.3 का बी का भी एक्सपेक्टेड प्राइस पता लग जाएगा। बस ये पता लग गया तो आपको क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट में बोला अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दो 25-26 का। तो आपके पास प्राइसेस कैलकुलेट होके आ गए 47.4। लास्ट ईयर प्राइस कितना एंड हुआ था? 43 पे, 43 पे एंड हुआ था, 43 पे एंड हुआ था। यहां पे एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि यहां पे अपना एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करके देना था, तो मैंने इंडिविजुअली तो कैलकुलेट कर दिया था, एवरेज रिटर्न आगे कैलकुलेट कर दिया था मैंने कि 15% का रिटर्न है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 32,000 रुपए का, डिवाइड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 92,000 का, तो 32 डिवाइड बाई 92। सिमिलरली इस पे रिटर्न था 20, तो 20 इंटू 60,000 डिवाइड बाई 92 करोगे तो ये एवरेज रिटर्न आ जाएगा। इसको आप अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, वेट्स वगैरह कैलकुलेट करके, आंसर शुड बी सेम। सिमिलरली जो हम 31 मार्च 26 को निकाल रहे थे 47.4 माइनस लास्ट ईयर एंड कितने पे हुआ था 43 पे, अभी 10 रुपए का 80% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिवाइड बाय 43 इंटू 100 28.84। सिमिलरली प्राइस हो गया 60.3 का बी का, लास्ट एंड कितने पे हुआ था 58 पे, 5 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिवाइड बाय 58 इंटू 100 12.59। इसका भी एवरेज कर दो 28.84, 28.84 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन में 92 प्लस 12.59 इंटू 60 अपॉन में 92, 18.24%, 18.24%। यहां पे एक सिचुएशन और भी हो सकती है। सिचुएशन ये हो सकती है कि ये जो मैंने यहाँ पे बुक वैल्यूज ही ली है, हो सकता है यहां पे इंस्टीट्यूट मार्केट वैल्यूज कंसीडर करे पिछले साल की। ऐसा पॉसिबल है कि यहां पे बुक वैल्यूज ना लेकर इंस्टीट्यूट मार्केट वैल्यूज कंसीडर करे। मार्केट वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमारे जो प्राइसेस हैं वो 43 और 58 हो गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज को चेंज कर दिया जाए, 800 इंटू 43 और 1200 इंटू 58 जो वैल्यूज आए उसके प्रोपोर्शन में ये एवरेज रिटर्न कैलकुलेट की जाए। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम ये जो एवरेज रिटर्न निकाल रहे हैं एक तरीके से हम अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं कि हमने जिस वैल्यू पे खरीदा था। लेकिन अगर आप उसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो पिछले साल की जो आई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती है। बाकी 99% तो यही आंसर आने वाला है, 1% चांसेस है कि आपका मार्केट प्राइस पे आ जाए। इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन है आपसे बोला एसेस द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्टॉक बाय कैलकुलेटिंग द फिर से ट्रेनो रेशियो एंड एडवाइज डेटा कंपनी लिमिटेड विद स्टॉक इज ऑफरिंग बेटर रिटर्न पर यूनिट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक रिस्क जो बताई थी, यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज थे सर सिस्टमेटिक रिस्क गिवन है बीटा कैसे आएगा। ध्यान देना सिस्टमेटिक रिस्क यहाँ पे जो गिवन है वो परसेंटेज में नहीं गिवन है,
तो यहाँ पे कोई बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस मार्केट का फॉर्मूला अप्लाई होके बीटा नहीं निकलना। यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क आपको फ्रैक्शन में ही गिवन है, तो ये बीटा ही है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट रिस्क को ही इंडिकेट करता है। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है बीटा स्क्वायर इनटू वेरिएंस मार्केट वाला, वो होता है परसेंटेज टर्म में, और जो बीटा होता है वो होता है इस तरीके से फ्रैक्शन में। तो ये एक्चुअल में बीटा ही गिवन था, आपको ये एज इट इज एज ए बीटा कंसीडर करना था। रिस्क फ्री रेट 8% गिवन था और मार्केट रिटर्न आपके पास यहाँ पे 13% का गिवन था। तो सिंपल अगर मैं ट्रेन्यो रेशियो की बात करता हूं, तो ट्रेन्यो रेशियो का फॉर्मूला तो हमारा वही रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट होता है। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो था वो था हमारा 28.84 माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय सिस्टमेटिक रिस्क, तो ये आ गया। और बी की अगर मैं बात करूं, तो बी का रिटर्न था आपका 12.59 माइनस 8 डिवाइड बाई 0.5, आपके पास सिस्टमेटिक रिस्क गिवन था, तो ये आपका 9.18% आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव ऑन करते हैं, और ट्रेन्योर के बेसिस पे अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो है, दैट इज स्टॉक ए जो है वो बेटर है, क्योंकि इसमें आपका रिटर्न ज्यादा है इन कंपेरिजन विद रिस्क। तो स्टॉक ए जो है वो आपका बेटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि हमें पता है डेरिवेटिव में से पूछा जाता है, जिसमें पार्ट ए आपको फ्यूचर में से पूछा गया और पार्ट बी आपको यहाँ पे स्वैप में से पूछा गया। स्वैप हल्का फुल्का इस बार एक्सपेक्टेड था, रीजन बीइंग अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर या पीटीपी दोनों में से एक में मॉडल क्वेश्चन पेपर ही था आई थिंक। मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंस्टीट्यूट ने स्वैप का क्वेश्चन दिया था 6B में, तो हल्का फुल्का एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है कि ऑप्शन की बजाय स्वैप आ जाए, और इस बार इंस्टीट्यूट ने वैसा किया। क्वेश्चन नंबर 6A देखो, जेनजेड कैपिटल लिमिटेड होल्ड्स ए डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो विद 250 करोड़ का पोर्टफोलियो हम होल्ड कर रहे हैं with a beta of 1.35 relative to the Nifty 50 index. Beta है 1.35. The portfolio has a correlation of 0.50 with the Nifty 50 index. पोर्टफोलियो का कोरिलेशन जो है निफ्टी 50 के साथ वो 0.50 है, एंड द कंपनी एक्सपेक्ट हाई बीटा स्टॉक टू इंक्रीज द ओवरऑल बीटा टू 1.50 ड्यूरिंग द हेज पीरियड। अभी तो बीटा हमारा 1.35 है, बट एक्सपेक्टेड है कि हमारा बीटा 1.5 तक चला जाएगा। The company plans to hedge 100% of its market exposure using Nifty future over the next 6 months. The current Nifty 50 index value is 19,300 and the 6-month Nifty future price जो चल रहा है वो चल रहा है 19,250 point with a contract size of 200 units. And the company anticipate a market decline of 4% over the next 6 months. रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है पॉइंट नंबर 1 में, एसेस द नंबर ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नीड टू हेज द पोर्टफोलियो। बताओ कितने अपने को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं लेने की बात करूं, तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाई बीटा। पोर्टफोलियो हमारा कितने का है, 250 करोड़ का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू की बात करें तो 19,250 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक यूनिट है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज है 200 यूनिट का, तो 19,250 मल्टीप्लाई बाय 200, और बीटा हमारा जो है वो 1.5 है। 1.5 को अपने को हेज करना है, तो ये 974 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कैलकुलेट होके आएंगे। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो थी वो थी कोरिलेशन को लेकर। अगर हम इस कोरिलेशन को कुछ भी नहीं करते, तो हमारे जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो आएंगे 974। लेकिन अगर आप इस कोरिलेशन के साथ एडजस्टमेंट करते हो, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वो सीधे सीधे फिर हाफ रह जाएंगे, 487 कॉन्ट्रैक्ट आएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट जो है वो 974 कॉन्ट्रैक्ट का आंसर देके चुप रह जाता है, या फिर इसको एडजस्ट भी करता है विद कोरिलेशन और कॉन्ट्रैक्ट को हाफ कर देता है। क्योंकि अगर कोरिलेशन 0.5 अप्लाई करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको हाफ ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट का जो बीटा होता है एक तरीके से 1 होता है, और उससे कोरिलेशन आप रखोगे 0.5 का, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट 974 ना होके फिर 487 कॉन्ट्रैक्ट रह जाएंगे। तो दोनों में से एक आंसर आपको इंस्टीट्यूट दे सकता है, 974 भी आपको देखने को मिल सकता है, तो 487 भी आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो यहां पे एक बार देख लेंगे कि इंस्टीट्यूट ने 974 कॉन्ट्रैक्ट लिए या 487।
बाकी मुझे लगता है कि 974 के अकॉर्डिंगली ही इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन देगा। तो मैंने आगे का जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा वो 974 के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है। बाई चांस अगर ये आंसर वेरी करता है यहाँ पे तो फिर आगे का आंसर भी आपका पूरा पूरा वेरी करेगा। आगे की रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में पूछा एनालाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस बाय हेजिंग। हेजिंग से अपने को क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस मैंने कैलकुलेट किया है एज पर क्वेश्चन। आपका जो मार्केट है वो डिक्लाइन करेगा 4%, आपकी सिक्योरिटी का बीटा है 1.5, तो सिक्योरिटी डाउन जाएगी आपकी 6% से, 4% मल्टीप्लाई बाय 1.5, 6% से। तो जो निफ्टी फ्यूचर है आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा, पहले 19250 का था, अगर वो 4% से डिक्लाइन करेगा तो वो हो जाएगा 18480 का। तो 19250 का 18480 हो जाएगा। हमने 974 कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, हर एक में 200 यूनिट है, तो हमें यहाँ पे 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा। हमें यहाँ पे 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा क्योंकि हमने तो यहाँ पे सेल का ट्रांजेक्शन कर रखा है। तो मैं तो 19250 में सेल करूंगा, उस टाइम पे प्राइस कम हो गया तो मेरे को फायदा होगा 15 करोड़ रुपए का। लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी तो 6% से डिक्लाइन कर जाएगा। 250 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, 6% से डिक्लाइन करेगा तो इस पे 15 करोड़ रुपए का लॉस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। वैसे भी मैं 100% हेजिंग करके चल रहा था, तो मुझे ना कोई प्रॉफिट होना है ना कोई लॉस होना है। इसके बाद क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर थर्ड में कहा इफ निफ्टी 50 इंडेक्स इंक्रीजेस टू 19350 पॉइंट्स ओवर द सेम पीरियड, 19250 की बजाय हो जाए 19350, तो मेरे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो नुकसान हो जाएगा। एंड द एडजस्टेड बीटा विद कोरिलेशन ऑफ 1 इज 1.5, यहां पे कोरिलेशन 1 ही है। द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेम एज कैलकुलेटेड इन पार्ट 1, और इसमें दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि एडजस्टेड बीटा ये है, ये 1.5 का, जो कि कोरिलेशन 1 के साथ एडजस्ट किया गया है। तो इसमें एडजस्टेड ये ऑलरेडी एसेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस बाय हेजिंग। तो सेम कैलकुलेशन दोबारा कर दी, सेम कैलकुलेशन दोबारा कर दी, सेम कैलकुलेशन दोबारा कर दी। क्या कैलकुलेशन कर दी कि 19350 हो गया 19300 से, तो 50 का चेंज आया 19300 पे, तो दैट इज 0.2591% का चेंज आया, 0.2591% का चेंज आया। तो निफ्टी फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ अगर 19350 हो गया, तो मैंने तो ऑलरेडी 19250 में सेल का एग्रीमेंट कर रखा है, तो यहाँ पे 100 का नुकसान, 974 कॉन्ट्रैक्ट 200 यूनिट्स, तो अपने को यहाँ पे 1,94,80,000 का हो जाएगा लॉस। लेकिन फायदा भी तो होगा दूसरी साइड में, 250 करोड़ रुपए का जो पोर्टफोलियो उस पे 0.2591% का मुझे हो जाएगा फायदा। बीटा है 1.5, तो 97,16,250 का अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक नुकसान है एक फायदा है, नुकसान ज्यादा है तो नेट लॉस आएगा, दोनों का डिफरेंस 97,63,750 का आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंगली नेट लॉस कैलकुलेट होके आएगा। ये सारी की सारी जो मैंने कैलकुलेशन करवाई है वो 974 कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंगली करवाई है। इसके अकॉर्डिंगली अगर पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को कोरिलेशन के साथ एडजस्ट किया जाता है तो उस सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट आपके वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6A हैंडल किया जा सकता है। बाकी एक बार देख लेंगे जब इंस्टीट्यूट का आंसर आएगा कि इंस्टीट्यूट इसको किस तरीके से करता है। 99% इसमें भी अगर मैं बात करूं 974 कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6B जो था वो आपको डेरिवेटिव के स्वैप में से दे दिया। XEB लिमिटेड एंड YON लिमिटेड वांट टू रेज $50 मिलियन ईच, 50-50 मिलियन दोनों को चाहिए। दे हैव बीन ऑफर्ड द फॉलोइंग रेट्स पर एनम। XCB को बोला गया है फिक्स्ड रेट आपके लिए 7.5% है, फ्लोटिंग आपके लिए लिबोर प्लस 25 बीपीएस है। योन लिमिटेड को बोला गया आपके लिए फिक्स्ड है 8.45% और फ्लोटिंग आपके लिए लिबोर प्लस 37 बीपीएस। बैंक बी on a commission of 0.2% fully borne by Yon is arranging an interest rate swap between XCB and YON, and XCB wants a floating and YON wants a fixed rate। ये तो दोनों की अपनी अपनी चॉइस है कि XCB जाना चाहता है फ्लोटिंग के अकॉर्डिंगली और YON जाना चाहता है फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन की डिमांड है डिजाइन एंड एसेस द पेबल एंड रिसीवेबल ऑन द स्वैप in percentage term given that the benefit after commission are shared between XCB Limited and YON Limited
इन द रेशियो ऑफ 60-40। यहां पे देखो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी, यहां पे ऊपर तो बोला है कि ये कमीशन पूरा का पूरा यौन देगा, लेकिन नीचे यहां पे जो प्रॉफिट शेयरिंग करनी है वो कमीशन को हटाने के बाद करनी है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हैंडल किया जा सकता था, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि सबसे पहले आपको आपकी ओरिजिनल चॉइस पता होनी चाहिए। एज पर क्वेश्चन एक्सीबी की अपनी चॉइस है फ्लोटिंग, मतलब लिबोर प्लस 25 बीपीएस, और सिमिलरली योन की अपनी चॉइस है फिक्स्ड रेट मतलब 8.45%। तो अगर ये अपनी अपनी चॉइस से जाते हैं तो टोटल कॉस्ट आती है लिबोर प्लस 0.25 प्लस 8.45%, दैट इज लिबोर प्लस 8.7%। लेकिन स्वैप का मतलब ये होता है उल्टा ट्रांजेक्शन करवाना। तो उल्टा ट्रांजेक्शन मतलब स्वैप में जब एक्सीबी जाएगा तो फ्लोटिंग की बजाय फिक्स्ड में जाएगा, तो फ्लोटिंग फिक्स्ड में इसका रेट कितना है 7.5। सिमिलरली योन जो है वो जाएगा आपका फ्लोटिंग में, और योन को जो फ्लोटिंग रेट कोट किया गया वो किया गया लिबोर प्लस 0.37 बीपीएस। तो जब स्वैप में जाएंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी लिबोर प्लस 7.5 प्लस 0.37, टोटल कॉस्ट आएगी लिबोर प्लस 7.87% की। अपनी चॉइस में कॉस्ट थी लिबोर प्लस 8.7, स्वैप में आएगी लिबोर प्लस 7.87। तो दोनों का डिफरेंस देखोगे तो गेन होगा टोटलिटी में 0.83% का। ये जो गेन होगा 0.83, इसमें से बैंक ले जाएगा 0.2, बैंक ले जाएगा 0.2, तो बचेगा 0.63। और एज पर क्वेश्चन बेनिफिट आफ्टर कमीशन आर शेयर्ड बिटवीन एक्सीबी और वाईयूएन में ये 60-40 के प्रोपोर्शन में आपको बांट देना है। तो इसको अगर 60-40 के प्रोपोर्शन में बांट दिया जाए तो एक्सीबी के हाथ में आएगा 0.378 और वाईयूएन के हाथ में आएगा 0.252, 0.252। तो कुछ इस तरीके से पेबल और रिसीवेबल होंगे। सिंपल पेबल और रिसीवेबल की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है स्वैप के अंदर, अगर एक्सीबी चाहता था फ्लोटिंग तो एक्चुअल में ये फ्लोटिंग ही बियर करेगा। बस होगा क्या, एक्सीबी बैंक के कहने पे ट्रांजेक्शन करेगा 7.5% पे, तो मार्केट से वो 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठा लेगा। वो जो 7.5% है वो किससे ले लेगा, बैंक से, और मार्केट में पे कर देगा। खुद तो इनको यही पे करना है। सिमिलरली वाईयूएन जो है स्वैप में फिक्स की बजाय फ्लोटिंग ले तो लेगा, लेकिन वो एडजस्टेबल है, सिंपल सी बात है, मार्केट से फ्लोटिंग के हिसाब से उठाएगा। फ्लोटिंग का रेट ले लेना है उनको बैंक से, अकॉर्डिंगली इधर से लेकर उधर पे कर देना है, तो उसका नेट इफेक्ट जीरो आ जाता है। तो फाइनल जो कॉस्ट आएगी वो इनकी यही आने वाली है। तो क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में कहा एसेस व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय एक्सीबी और वाईयूएन लिमिटेड एंड देयर रेस्पेक्टिव गेन इन परसेंटेज ड्यू टू द स्वैप। तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो एक्सीबी की जो अपनी चॉइस थी, एक्सीबी की अपनी जो चॉइस थी फ्लोटिंग रेट, इनकी कॉस्ट यही है लिबोर प्लस 0.25 बीपीएस, यही आएगी। क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं ये स्वैप में जाएगा तो फिक्स्ड के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसको करना क्या है, फिक्स्ड बैंक से लेकर मार्केट में जिससे लोन लिया था उसको पे करना है, तो नेट इफेक्ट जीरो। तो इसकी कॉस्ट होगी लिबोर प्लस 0.25%, लेकिन ये इसका गेन है तो ये माइनस होके नेट जो कॉस्ट आएगी वो आएगी लिबोर माइनस 0.128%। सिमिलरली योन में आप जाओगे तो योन क्या चाहता था, योन चाहता था फिक्स्ड। स्वैप में नो डाउट वो लिबोर के अकॉर्डिंगली कर लेगा, लेकिन होगा क्या, वो बैंक से लिबोर प्लस 0.37 लेगा और जिससे भी लोन लिया उसको लिबोर प्लस 0.37 देगा, कहानी खत्म। नेट जो कॉस्ट इसकी अभी भी आएगी वो कितनी आएगी, 8.45% ही वो बियर करने वाला है, 8.45% ही बियर करने वाला है। तो 8.45%, लेकिन यहां पे ऊपर बोला गया था फुल्ली बॉन्ड बाय योन 0.2% जो है वो योन को बियर करना है, तो ये 0.2% भी इसकी कॉस्ट आएगी। बेनिफिट इसका था 0.252, अकॉर्डिंगली योन की जो कॉस्ट आएगी नेट 8.398% आनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा एसएस हाउ मेनी डॉलर डज ईच सेव पर एनम ड्यू टू द स्वैप, कितना सेविंग होगी दोनों की। तो 50-50 मिलियन का ट्रांजेक्शन था, 50 मिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन था, जिसमें 0.378% इसकी सेविंग और 0.252% इसकी सेविंग है। तो अकॉर्डिंगली 1,89,000 और 1,26,000 जो है वो दोनों की डॉलर अमाउंट में सेविंग होने वाली है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है वो आप हैंडल कर सकते थे। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही आपको फॉरेक्स के देखने को मिलते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन थे दोनों।
किसी तरीके का कोई ट्रिकी पॉइंट 7th में देखने को नहीं मिला। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही थोड़ा सा झोलमाल था। झोलमाल पार्ट ए में तो था ही, बी में भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम थी। तो बेटर था कि क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्किप कर दो। तो बेस्ट मेरे हिसाब से ये था कि क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ दिया जाए जो चॉइस में है, और अगर आप थ्योरी करके गए हो तो 8 अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज 6 और 8 आप स्किप करके बाकी क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए जा सकते थे। तो आपके लिए एक मैनेजेबल और अच्छा पेपर ये एसएफएम का हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 ए देख लेते हैं। एपेक्स ग्लोबल लिमिटेड, एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, is reviewing foreign exchange market quotation to optimize its currency conversion decision. Mr. Karan, CFO of the company, analyzes the prevailing two-way spot exchange rate. आपके पास डॉलर रुपी पर डॉलर गिवन है, डॉलर पर यूरो गिवन है, और रुपी पर यूरो भी गिवन है। कंपनी के पास, द कंपनी हैज यूरो है कंपनी के पास कितना, 10 लाख, 10 लाख यूरो है कंपनी के पास। क्वेश्चन की पहली डिमांड काफी ज्यादा सिंपल है, कहते हैं एसेस द क्रॉस एक्सचेंज रेट, बिड आस्क कैलकुलेट करके देना है, रुपी पर यूरो आपको कैलकुलेट करके देना है। तो सिंपल यहां पे रुपी पर डॉलर है और डॉलर पर यूरो है, तो 85.2 इंटू 1.14 बिड आ जाएगा, और 85.5 इंटू 1.145 आपका आस्क रेट आ जाएगा। तो सीधा सीधा यहां पे आपका बिड और आस्क रेट आ गया था रुपी पर यूरो का। सेकंड रिक्वायरमेंट भी इजी थी। क्वेश्चन ने कहा एनालाइज द आर्बिट्रेज प्रॉफिट और लॉस इफ एनी अराइजिंग फ्रॉम कन्वर्टिंग द यूरो रिसीवेबल इनटू आईएनआर। अगर हम यूरो को आईएनआर में कन्वर्ट करवाते हैं तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो दो रेट है मेरे पास, एक तो मेरे पास है क्रॉस रेट। अगर मैं यूरो को बेचने के लिए जाऊंगा तो बैंक विल परचेज, तो बिड रेट अप्लाई होगा। तो 10 लाख यूरो थे, बिड रेट होगा 97.128, तो रुपी इनफ्लो आएगा मेरे पास क्रॉस रेट के अकॉर्डिंगली 9,71,28,000। जबकि मेरे पास जो डायरेक्ट कोटेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं जाता हूं तो वो है 95.2, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 95.2 के अकॉर्डिंगली आता है 9,52,00,000। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस में मेरे को फायदा होगा, कितना फायदा होगा, 19,28,000 रुपए का फायदा होगा। क्रॉस अगर मैं करता हूं, क्रॉस करने का मतलब क्या है, क्रॉस करने का मतलब है पहले मैं इस यूरो को कन्वर्ट करवा लूंगा डॉलर में, देन उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करवा लूंगा, तो मुझे यहाँ पे 19,28,000 रुपए का फायदा होने वाला है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट यही थी। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन ने कहा अज्यूम दैट आफ्टर 3 मंथ्स, एक्चुअल में ये थर्ड रिक्वायरमेंट कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ये पूरी एक ही है, क्योंकि एज्यूम दैट आफ्टर 3 मंथ्स द फॉलोइंग फॉरवर्ड रेट प्रिवेल, ये तो एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि रुपी पर डॉलर और रुपी पर यूरो 3 महीने के बाद अगर ये रेट हो जाते हैं तो एनालाइज वेदर आईएनआर हैज एप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट यूएसडी एंड यूरो एंड कंप्यूट द परसेंटेज चेंज। आपको बताना है कि जो आईएनआर है वो एप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है। तो वो तो ऊपर के रेट देखकर ही आपको पता लग गया है कि सर रुपी पर डॉलर यहाँ पे तो 85 पॉइंट समथिंग चल रहे थे, यहाँ पे 86 हो गया, तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। सिमिलरली रुपी पर यूरो भी अगर देखा जाए तो ऊपर तो 95 समथिंग चल रहा है और नीचे 96 चल रहा है, तो रुपी जो है दोनों के कंपैरिजन में ही डेप्रिशिएट हुआ है। आपको बताना है कितना परसेंट यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है, वो बताना है। तो देखो जब भी एप्रिशिएशन या डेप्रिशिएशन निकाला जाता है तो बिड और आस्क का अलग अलग नहीं निकाला जाता, हमेशा एवरेज रेट निकाला जाता है, मिड रेट निकाला जाता है, देन एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन बताया जाता है। तो आईएनआर जो है वो डेप्रिशिएट तो हो ही रहा है यूएसडी और ईयूआर के अगेंस्ट में, वो तो देख के ही आइडिया लग गया। पहले चेक कर लिया कि आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट में कितना डेप्रिशिएट कर रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, मिड रेट्स निकाल लेने हैं। जैसे 85.2 प्लस 85.5 डिवाइड बाई 2 करके ये आपका प्रेजेंट रेट हो जाएगा, और फॉरवर्ड में 86.1 प्लस 86.6 डिवाइड बाई 2 करके, तो ये आपका एवरेज रेट आ जाएगा प्रेजेंट ओल्ड वाला, और नया रेट फॉरवर्ड का आ जाएगा 86.35। अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन में स्पॉट इंटू 100, 86.35 माइनस 85.35 डिवाइड बाई 85.35 इंटू 100, 1.1716% का चेंज है ड्यूरिंग द 3 मंथ पीरियड। अगर आपको एनुअल में कन्वर्ट करना हो कर सकते हो, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ने एनुअलाइज पूछा नहीं है तो मैंने 3 महीने का ही कैलकुलेट करके दिया। सेम काम आपको कर लेना है यूरो के लिए, 95.20 प्लस 95.90 डिवाइड बाई 2 एवरेज रेट।
सिमिलरली यहाँ पे 96 प्लस 96.6 डिवाइड बाई 2 एवरेज रेट, ये दोनों एवरेज रेट आ जाएंगे। फिर फॉर्मूला लग जाएगा 96.3 माइनस 95.55 डिवाइडेड बाई 95.55 इंटू 100, ये आएगा 0.785%। ये 3 महीने का रेट है। अगर आप इसको एनुअल में कन्वर्ट करते हो कर सकते हो, बट क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो बस क्वेश्चन नंबर 7A तो आपके लिए इजी था, और क्वेश्चन नंबर 7B भी इजी था क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और मनी मार्केट पूछा है, और काफी सारे क्वेश्चंस आप अपनी क्लासेस में फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट के करके जाते हो, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी थी। देख लेते हैं एक बार। ओरियन टेक्नो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एंगेज्ड इन इंपोर्टिंग प्रिसीशन कंपोनेंट फ्रॉम जापान, इंपोर्ट कर रहे हैं हम जापान से, एंड एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स टू द यूएस, इंपोर्ट कर रहे हैं जापान से और एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, is exposed to foreign exchange risk due to its international operation. The company is required to make पेमेंट अपने को करना है 600 मिलियन येन का, क्योंकि इंपोर्ट करें हम जापान से, टू इट्स जापानीज सप्लायर, एंड इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिसीव करने हैं $12 मिलियन फ्रॉम यूएस कस्टमर, क्योंकि यूएस कस्टमर को हम एक्सपोर्ट करें तो वहां से अपने को डॉलर रिसीव होना है। बोथ पेबल एंड रिसीवेबल रेस्पेक्टिवली आफ्टर ए पीरियड रहेगा 3 महीने का। In order to evaluate suitable hedging strategies, the CFO Mr. Nitin has gathered the following information from the foreign exchange market. The current spot जो exchange rate चल रहे हैं are quoted 89.20 और 89.60 per US dollar, and similarly rupees 0.58 और 0.5850 per Japanese yen. ये है spot rate. While the 3-month forward rate are quoted 90.2 और 90.80 पर डॉलर फॉरवर्ड रेट, और 0.5950 और 0.6 पर जापानीज येन। तो स्पॉट और फॉरवर्ड रेट दोनों गिवन है जो अपने को जरूरत पड़ेगी फॉरवर्ड कवर के लिए। फर्दर द कंपनी हैज एक्सेस टू इंटरनेशनल मनी मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट इंटरेस्ट पर एनम आर एज फॉलोज। इंडिया की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रहेगा लेंडिंग का, और बोरोइंग रेट रहेगा 9% का। यूएस डॉलर की बात करें तो बोरोइंग रेट रहेगा 6.5 का और लेंडिंग रेट रहेगा 5.5 का। जापानीज येन की बात करें तो बोरोइंग रेट रहेगा 0.6 और लेंडिंग रहेगा 0.5% का। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी फॉरवर्ड मार्केट और मनी मार्केट अप्लाई करके देना आपने येन के लिए, मतलब इंपोर्ट जो है उसके लिए। तो सिंपल अपने को यहाँ पे 600 मिलियन जो है उसका पेमेंट करना है। 600 मिलियन का अपने को पेमेंट करना है 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद का फॉरवर्ड रेट क्या है, येन मेरे को पे करना है, तो मैं बैंक के पास खरीदने के लिए जाऊंगा तो बैंक विल सेल, मतलब बैंक आस्क रेट अप्लाई करेगा। आस्क रेट जो है 3 मंथ के बाद का 0.6 का अप्लाई होगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 360 मिलियन की, 360 मिलियन की, दैट इज इन फॉरवर्ड कवर। मनी मार्केट में अगर मुझे वहां पे करना है तो मैं आज ही अमाउंट डिपॉजिट करा दूंगा। कितना, तो 600 डिवाइड बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ जापान, तो 600 अपॉन में 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, सर वहां पे डिपॉजिट कराऊंगा तो कम रेट पे बैंक में से लेगा। और जापानीज में जो रेट है वो चल रहा है 0.5% का, 0.5% का रेट चल रहा है, 0.5% का। तो 0.5% को लिखेंगे तो 0.005 3 महीने के लिए इंटू 3/12, तो इसका मतलब अपने को आज जापान में 599.250 मिलियन जो है येन डिपॉजिट करा देना है, जो कि 3 महीने के बाद विद इंटरेस्ट बढ़ के 600 मिलियन येन हो जाएगा, जो कि वहां की वहां हम पे कर देंगे। तो वहां की कहानी तो खत्म हो गई, बट इतना पैसा आज डिपॉजिट कराने के लिए आपको इंडिया में ये लोन लेना पड़ेगा। तो 599.2509 येन का, मिलियन येन का अगर मैं इंडिया में लोन लेता हूं, तो आज अगर मैं इंडिया में येन बाई करने के लिए जाऊंगा तो बैंक विल टेक 0.5850 के अकॉर्डिंगली वो मुझे आस्क रेट पे देगा। तो अकॉर्डिंगली इंडिया में मुझे लोन लेना पड़ेगा 350.5618 मिलियन आज। और आज मैं इंडिया में अगर लोन लेता हूं तो इंडिया में लोन का रेट क्या चल रहा है, सर इंडिया में आपको बोरोइंग रेट चल रहा है 9% का, तो मुझे 9% के अकॉर्डिंगली ये लोन मिल जाएगा। तो मैं इस लोन को विद इंटरेस्ट 9% पे 3 महीने के बाद पे करूंगा, तो मेरी कॉस्ट आएगी 358.4494 मिलियन। फॉरवर्ड कवर में कॉस्ट है 360, मनी मार्केट में थोड़ी सी कम है, तो इस केस में आपको मनी मार्केट के लिए जाना चाहिए इंपोर्ट के केस में। यही अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन की, तो सेकंड रिक्वायरमेंट में बोला गया एनालाइज फॉरवर्ड मार्केट और मनी मार्केट
जो आपको डॉलर रिसीव होना है उसके लिए। अगर मैं बात करूं तो अपने को डॉलर कितना रिसीव होना है, 12 मिलियन। सर 12 मिलियन रिसीव होना है तो मैं फॉरवर्ड में बैंक को ये डॉलर सेल करूंगा, और बैंक को मैं अगर डॉलर सेल करूंगा तो बैंक बिड रेट अप्लाई करेगा। रेट रहेगा 90.2 का, रेट रहेगा 90.2 का। अकॉर्डिंगली ये बनता है 1082.4 मिलियन की अमाउंट फॉरवर्ड कवर में अपने को रिसीव होगी। अगर मैं मनी मार्केट में जाता हूं तो आज ही वहां से लोन उठा लेता हूं यूएस से। कितना? $12, $12 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ऑफ यूएस। अगर मैं आज ही यूएस में बोरोविंग करता हूं तो यूएस का रेट देखो कितना चल रहा था, 6.5% का बोरोविंग रेट है। तो अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट फॉर 3 मंथ्स। तो इसका मतलब आज ही अगर मैं वहां से पैसा उठा लेता हूं 11.8081 मिलियन डॉलर, तो होगा क्या, जब मुझे वहां से 12 मिलियन डॉलर रिसीव होंगे वहां की वहां पेमेंट हो जाएगा। मैं आज ही ये पैसा इंडिया में ले आऊंगा, आज ही मैं इसको इंडिया में लाकर जब कन्वर्ट कराऊंगा इंडियन रुपी में, तो मैं डॉलर बेचूंगा तो बैंक विल परचेज द डॉलर एट स्पॉट। तो 89.2 के अकॉर्डिंगली वो खरीदेंगे, तो ये बनेगा 1053.2841 मिलियन डॉलर। मैं इसको डिपॉजिट करा दूंगा 3 महीने के लिए। और अगर मैं इंडिया में डिपॉजिट कराता हूं तो डिपॉजिटिंग रेट मुझे मिलेगा यहाँ पे 8% का। तो मैं इस अमाउंट को 3 महीने के बाद जब विड्रॉ करूंगा तो मुझे मिलेगा 1074.3498, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली 3 महीने के बाद। तो इसका मतलब फॉरवर्ड में अमाउंट ज्यादा मिलेगा, तो इस केस में अपने को फॉरवर्ड कवर अडॉप्ट कर लेना है। तो मनी मार्केट और फॉरवर्ड में मुझे लगता है अपने स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन अपनी क्लासेस में करके जाते हो। बस आपको डेटा जो है वो अलग अलग कर लेना है, रिसीवेबल और पेबल का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमें पता है सर क्वेश्चन नंबर 8 में एक पार्ट अपने को डिजिटल फाइनेंस, एक पार्ट सिक्योरिटाइजेशन में से, और एक पार्ट अदरवाइज देखने को मिल जाता है। ये भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8A था, द डिजिटल फाइनेंस क्यूब कैप्चर्स वेरियस टेक्नोलॉजी enabled फाइनेंस एक्टिविटीज थ्रू इट्स बिजनेस फंक्शन डायमेंशन। इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शन। तो आपको इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेंशन करने थे। डिजिटल फाइनेंस बिजनेस फंक्शन के ये पॉइंट आपको मेंशन करने थे: डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल इन्वेस्टमेंट, डिजिटल मनी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंश्योरेंस और डिजिटल फाइनेंस एडवाइस। ये 6 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे। इसके बाद सेकंड पॉइंट एडीआर में से पूछ लिया, एडीआर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन फॉरेन कंपनीज एंड यूएस इन्वेस्टर्स। इन दिस कंटेक्स्ट अपन द कॉन्सेप्ट लिखना था एडीआर क्या होता है और इसके कुछ एडवांटेजेस आपने मेंशन करने थे। तो एडीआर का कॉन्सेप्ट लिखना था और इसके ये 5 एडवांटेजेस जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने थे। और तीसरा पॉइंट एक्सपेक्टेड ही था, सिक्योरिटाइजेशन के पार्टिसिपेंट काफी बार पहले भी एग्जामिनर पूछ चुके हैं, वो एमक्यूपी वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स वर्किंग टुगेदर टू कन्वर्ट फाइनेंशियल एसेट इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटी। इन दिस कंटेक्स्ट अलाइन द पार्टीज इन्वॉल्वड इन ए सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। केवल 4 ही पार्टीज लिखनी थी, तो मैंने भी यहाँ पे 4 पार्टीज का ही डेटा आपको दे दिया है: ओरिजिनेटर, अरेंजर, एसपीवी एंड इन्वेस्टर्स। ये वही स्लाइड्स मैंने आपको दे दिए जो हम अपनी क्लासेस में सिक्योरिटाइजेशन टॉपिक में कवर करते हैं। तो ये था आपका एसएफएम का पूरा पेपर, जिसमें अगर क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा साइड कर दिया जाए तो बाकी जो पेपर था वो एक एवरेज मॉडरेट लेवल का पेपर था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हल्का सा परेशान कर रहा है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन अपने को एक बार देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट वहां पे क्या ट्रीटमेंट देता है। बाकी एमसीक्यू हल्का फुल्का थोड़ा सा टिपिकल था, पेपर मैनेजेबल था। 70-75 का स्कोर जो है, 70 के आसपास का स्कोर जो है इस पेपर में किया जा सकता था। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपने अगर हमारा एससीएम का सॉल्यूशन अभी नहीं देखा है जून 26 का, तो बिल्कुल देखिए, एससीएम का भी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, एफएमबीडीए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेरे जो भी पेपर्स होते हैं सबका सॉल्यूशन जून 26 का मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड अपने यूट्यूब चैनल पे करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाइए, सजेस्टेड आंसर जून 26 की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि मैंने जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाई है
अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में सर्च कर लेना है पीडीएफ। पीडीएफ आ जाएंगे एमसीक्यू, एमक्यूपी, रिवीजन पीडीएफ, सजेस्टेड आंसर के पीडीएफ, सीएमए फाइनल और इंटर दो फोल्डर मिलेंगे। सीएमए फाइनल में जाना है, वहां पे सजेस्टेड आंसर में आपको एसएफएम और एससीएम देखने को मिल जाएंगे। जून 26 के साथ साथ दिसंबर 25 और भी आपको पीछे के फाइंड आउट करने हैं, तो वहां पे साथ के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था, लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अगर आप एसएफएम की क्लासेस लेना चाहते हैं, आप एसएफएम की क्लासेस ले सकते हैं। बेस्ट क्लासेस ऑफ एसएफएम आर अवेलेबल अंडर द ब्रांड ऑफ कॉमर्स लेक्चर्स। मैं टीच करता हूं, लास्ट 17 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। एसएफएम का जो सब्जेक्ट है, हाईएस्ट मार्क्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट अटेम्प्ट में 84 मार्क्स का अपना हाईएस्ट रहा था। अच्छा स्कोर रहता है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, 85 टू 90 मार्क्स का पेपर ऑन एन एवरेज हर बारी अपने नोट्स में से ही आपको देखने को एग्जाम में मिलता है। हमारे जो क्लासेस के प्लान्स है, वो मिनिमम 2000 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम मिनिमम 1 मंथ वैलिडिटी से अपने कोर्सेज स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे कोर्सेज आपको 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। इवन आप अपने एग्जाम तक की भी वैलिडिटी अवेल कर सकते हो। अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन भी रखा हुआ है, हार्ड कॉपी ऑप्शन भी रखा हुआ है। वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली प्राइसिंग है। 2000 स्टार्टिंग प्लान है, जिसमें आप सॉफ्ट कॉपी और 1 मंथ की वैलिडिटी अवेल कर सकते हो। बाकी प्राइसिंग के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको क्लासेस मोबाइल में देखने के लिए लेनी है, तो डायरेक्ट मोबाइल ऐप पे जाइए, क्लासेस बाई कीजिए और इमीडिएट एक्टिवेशन है क्लासेस का। जैसे ही आप वहां पे पेमेंट करते हो, क्लासेस बाई करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आप स्टडी कर सकते हो स्टार्ट। अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे क्लासेस देखनी है, तो उस सिचुएशन में आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। विद इन 24 आवर्स, मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स आपकी क्लासेस हमारी तरफ से एक्टिवेट कर दी जाती है। 100% डाउट सपोर्ट है और एमक्यूपी रिवीजन सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की वीडियो का मेन पर्पस था आपको एसएफएम जून 26 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, ताकि आप एक एनालिसिस कर सको कि आप वहां पे कितना स्कोर कर पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।